नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, खबर जो है, जो युद्ध के 22वें दिन जिस तरीके के हालात हैं और ईरान का जो रिटेलिएशन है, अब तो वो भारत के दरवाजे पर पहुंच चुका है। ये पूरी लड़ाई जो अब तक बहुत दूर दिखाई दे रही थी, भारत से बैठ करके हम लोग बहुत दूर देख रहे थे, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत के बिल्कुल दरवाजे पर आ गई हो। हिंद महासागर तक ईरान ने मारना शुरू कर दिया है। सर, सीधे तौर पर सवाल मेरा यह है कि क्या इस लड़ाई का असर अब सीधे तौर पर भारत में शुरू हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट, जिस पर हम पहले एक बार बात कर चुके हैं, जो उन्होंने सेम उसी भाषा को दोहराया जो ट्रंप साहब कह रहे थे हारमुज को लेकर के, तब ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी जी की भी एंट्री इस युद्ध में हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की भाषा वो बोल रहे थे हारमुज पर। फिर हमने देखा है कि वो तमाम खाड़ी देशों से बात कर रहे थे। सीधे अमेरिका नेतन्याहू से बात करने की बजाय युद्ध बंदी के लिए वो खाड़ी देशों से बात करते रहते हैं। और ऐसे में ईरान का हिंद महासागर में घुस करके अटैक करना कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए? क्या वास्तव में भारत पर कोई सीधा प्रभाव हो सकता है, भारत को सीधे शामिल करने के लिए मजबूर कर सकता है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ये परिस्थितियां थी कि अभी तक जो सारे के सारे हमले थे वो सेंट्रल कॉम, जो अमेरिका की कमांड है, सेंट्रल कमांड, उस तक थे। और आज अर्ली मॉर्निंग या सुबह लेट नाइट कह सकते हैं आप, जिस तरीके से जो हिंद महासागर के अंदर जो डिएगो गार्शिया तट है, जो इनका बेस है, 1970 से चलता है, वो लगभग 6 दशकों से है। वो यूएस का और ब्रिटेन का सबसे सीक्रेट बेस है और सबसे बड़ा बेस है इस पूरे एरिया के अंदर। और अभी तक जो स्थितियां थी वो था कि सारी लड़ाई सेंट्रल कॉम कमांड के उसमें चल रही थी। पहली बार ये हुआ है कि डिएगो गार्शिया हमले की ऊपर बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कंफर्म कर दिया कि 2 मिसाइलें वहां पर इराक ने दागी। अभी तक जो ईरान की स्थापित क्षमता, और जिसको आप कहते हैं पूरी दुनिया जिसको मानती थी, वो क्या थी कि उनकी जो रेंज है मिसाइलों की वो 2000 किलोमीटर तक है। लेकिन डिएगो गार्शिया जो ईरान के बीच की दूरी है वो लगभग 4115 किलोमीटर के आसपास, इतना डिस्टेंस है उनका। अब सवाल ये है कि इतने लंबे उसके बाद जो ये अटैक हुआ है, इसका एक तो कारण समझ लीजिएगा क्या है। कल ही ब्रिटेन ने अमेरिका की गिदड़ बबकियों के सामने आकर के अपने जो ये डिएगो गार्सिया उसको यूज करने का वो जो है परमिशन दी है अमेरिका को। और ईरान ने जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वहां किसी भी उससे अटैक होगा तो वो उनको बख्शेंगे नहीं, तो उन्होंने इमीडिएटली रिटेलिएट किया। अब सवाल ये कि हुआ क्या। 4100 किलोमीटर दूर जाकर के ईरान ने 2 मिसाइलें मारी। जो जानकारी मिली है अब तक, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, कि एक मिसाइल तो रास्ते में खुद ही नष्ट हो गई और दूसरी को रोकने के लिए इधर से जो डिएगो गार्सिया बेस है वहां से मिसाइल छोड़ी गई। अब तक ये नहीं पता लगा वो इंटरसेप्ट हुई नहीं हुई, क्या हुआ उसका। और ये स्टोरी भी जो ब्रेक की है, ये आप वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ब्रेक की है। अब सवाल ये है कि अभी तक जो, जैसा मैंने कहा कि 2000 किलोमीटर की क्षमता थी और डिएगो गार्सिया 4115 किलोमीटर है, तो मिसाइल इस पर आई कैसे? इसका मतलब बड़ा साफ है कि जिस ईरान के पास अब तक पूरी दुनिया ये मानती थी राम प्रकाश जी कि उनके पास मध्यम दूरी की मिसाइल है, ठीक है ना, वो रेंज कहीं ना कहीं अब बढ़ करके मध्य श्रेणी जो आईआरबीएम होती है उसकी श्रेणी में डाल देती है। और ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक छलांग है। असली बात ये नहीं है कि मिसाइल को रोका गया नहीं रोका गया, क्या हुआ, सवाल यह ही नहीं। सवाल यह है कि क्या ईरान ने अपनी मारक क्षमता जो प्रदर्शित की है उसमें तो दुनिया के सारे देश के जितने भी वो थे, चाहे सीआईए के थे चाहे जिनके भी थे, वो सारे के सारे आइडियाज फेल हो गए कि ईरान की मारक क्षमता कहां तक है। फिर तो ये मान करके चलिएगा कि यूरोप के तमाम देश उसकी रेंज में भी आ जाएंगे, इंक्लूडिंग फ्रांस, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। फिर ये क्या करेंगे? 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता से पूरे का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा इस पूरी स्थिति में। यूरोप की जितनी भी बड़ी राजधानियां हैं वो सारी की सारी इस मार में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा, पेरिस भी इसकी मारक क्षमता के दायरे में आएगा। लॉन्च बिंदु जहां पर होता है मिसाइल में, और मौजूदा भार के आधार पर लंदन भी खतरे में आ सकता है, क्योंकि ईरान आज की तारीख में एक सिंबॉलिक मैसेज देने को तैयार है कि जितने भी अमेरिका के सहयोगी हैं वो उनकी रेंज से बाहर नहीं है। ये आपने मिडिल ईस्ट के अंदर सब जगह देखा, जितने भी बेसिस हैं उनमें से कोई भी बेस उनके हमले से अछूता नहीं रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर पेरिस और अपने क्या नाम है लंदन डायरेक्ट उसकी मार में आ गए, तो अब जो ये खतरा था, मिसाइल का खतरा, अब केवल खाड़ी देशों में नहीं रहेगा, इजराइल में नहीं रहेगा, दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ईरान का प्रतिरोध है, रक्षा का, भय का दायरा, वो इतना बढ़ जाएगा कि अब ट्रंप को अपना दोबारा से, अगर उसके अंदर बुद्धि है, तो नए सिरे से सोचना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप करने की ओर बढ़ना होगा, इजराइल से ब्लैकमेल होने की बजाय।
अब सवाल यह है कि अगर ये खबर पुष्ट होती है जिस तरीके से कि वो मिसाइल पहुंची नहीं पहुंची, क्या हुआ उसका, अभी तक तो सारे सुन्न है, किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि फिर ये एक डिएगो जो गार्सिया वो केवल एक निशाना नहीं था, फिर ये एक संदेश है पूरे का पूरा कि कोई भी एक एक अज्ञात प्रकार की इरानी मिसाइल जिससे हमला किया गया है उससे कोई भी सीमा ईरान की उससे बाहर नहीं है। और ये भी जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सेंट्रल कमांड का हिस्सा नहीं है डिएगो गार्सिया, वो एशिया पैसिफिक कमांड का हिस्सा है। तो वैसी पूरी स्थिति के अंदर जो भारत के दरवाजे पे लड़ाई आ गई है, इसके एक अपने बहुत गंभीर मायने हैं। आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी, कल अपने श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कुछ जहाजों को यहां से उड़ने देने के लिए, अटैक के लिए, हमने मना कर दिया। कल ऑब्जर्व किया ना आपने, बहुत लंबे चौड़े 4 दिन खबर चली थी। अब सवाल यह आएगा कि अगर ये लड़ाई इस तरफ आती है तो भारत क्या करेगा, और भारत की किसी भी उसके बारे में कुछ करने की बजाय नरेंद्र मोदी का जो पूरा रुख रहा है इजराइल और अमेरिका के प्रति, उसके बाद कुछ कहने और सुनने की जरूरत पड़ नहीं जाती। लेकिन ये पहला अवसर होगा अगर भारत सरकार इस तरह के, जिसको आप मिस एडवेंचर कहते हैं, कि किसी तीसरे की लड़ाई में अगर हम अपने एयर बेसिस को या अपनी फैसिलिटीज को यूज करने की परमिशन देते, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो आज की तारीख में जब हिंद महासागर के अंदर ये आकर लड़ाई खड़ी होगी तो भारत के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट होगा कि वो करे तो करे क्या। सर अभी तक हम तो ये मोदी का पहले भी जो, देख चुके हैं। सर हम पहले भी देख चुके हैं कि हिंद महासागर में ईरान के जहाज को जो भारत के आमंत्रण पर, जैसा आरोप लगता है, अमेरिका ने डुबा दिया, भारत ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बाद में उसको जस्टिफाई किया जयशंकर जैसे विदेश मंत्री ने। खैर उनसे उम्मीद क्या ही करता है भारत, और भारत के लोग जो करते थे वही किया उन्होंने। खैर अब सर सवाल ये उठता है कि जो आरोप हमारे सरकार पर लगता है, हमारे प्रधानमंत्री पर लगता है, कॉम्प्रोमाइज होने का, ब्लैकमेल होने का, तमाम अलग अलग कारण उसके बताए जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर ईरान आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है और तब अमेरिका आपको उस तरीके से ट्रीट करता है जैसा आरोप लगता है, फिर रास्ते क्या बचते हैं? क्या सरकार अमेरिका को, इजराइल को मना कर पाएगी? नहीं राम प्रकाश जी, वही तो मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा धर्म संकट यही होगा कि आप करेंगे तो करेंगे क्या। आपकी तो हम्म। हालत ये हो गई है कि जो इजराइल की जो जो भी जियोनिस्ट रिजीम है उसकी जो कुकर्ते हैं उनको लेकर के एक छोटी सी फिल्म आई, डॉक्यूमेंट्री, भारत ने उसको जाकर के बैन कर दिया। बताइए, आप तो युद्ध की बात कर रहे हैं, फलाह कर रहे हैं, आप तो सरेआम जो बतौर देश, भारत एक देश के तौर पर पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट्री चल रही है, और भारत के अंदर क्योंकि जियोनी रिजीम जिस तरीके के जाहिलाना काम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, नरसंहार कर रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर थी। वो आज पूरे देश के सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन उन्होंने वो जो फिल्म थी उसको कहीं ना कहीं बैन कर दिया। तो मोदी सरकार तो आज वहां खड़ी हुई है जहां तक इसराइल का सवाल है या अमेरिका का सवाल है। इसराइल का प्रधानमंत्री कम से कम जलील तो नहीं कर रहा, अमेरिका बड़ा तो रोज जलील भी करता है सुबह से रात तक। उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप कंप्रोमाइज हैं, ये तो अब कहने सुनने की जरूरत पड़ी ही नहीं राम प्रकाश जी। हमारे देश के निमंत्रण पर ईरान का जहाज आया, यहां पर था वो जाने लगा, इंटरनेशनल वाटर्स में उसको तारपीड़ो किया गया, ठीक बात है। लेकिन आप तो उस जहाज की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो जो ईरान का जो सर्वोच्च लीडर था आयतुल्ला खामनेई साहब, उनके निधन के ऊपर भी भारत सरकार चुप रही बिल्कुल, और फिर कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति से बात की थी। क्या बात करोगे आप, मतलब ये तो आपकी स्थिति है। कल तक आप ये कहते थे कि हमारी उनसे इतनी पुरानी दोस्ती है, आज उनके बारे में आप बोल भी नहीं पाते हो। जो ये नई नई दोस्तियां जो आपने बढ़ाई है, नहीं ही हा हा करके, चाहे वो अमेरिका के साथ बढ़ाई हो चाहे इसराइल के साथ बढ़ाई हो, आज वो इस देश को बड़ी भारी पड़ रही है। आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, भारत के 22 जहाज हारमूज के पास खड़े हुए, 22 के पास फंसे हुए लगातार, ठीक। अगर आप किसी लायक होते और उनके साथ आपकी बातचीत होती, क्या वो आपको रोकते वहां पर? हजारों नाविक फंसे हुए आपके देश के अंदर, एलपीजी का क्राइसिस बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ठीक था इस समय, क्या गलत था? आप एक बैलेंसिंग फोर्स हो सकते थे, तीनों आपके दोस्त हैं कहने को। सरकार तो सर बाकायदा बार बार यही बता रही कि सब कुछ ठीक है, सारे जहाज सेफ हैं, जहाज पर सारे जितने भी लोग हैं वो सब सेफ हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाजें आ भी रही हैं, एलपीजी की कोई क्राइसिस। सरकार तो मान ही नहीं रही है ना ये सारी चीजें। तो राम प्रकाश जी, 100 साल की ट्रेनिंग में तो कोई चीज होती है ना, मेरे और आपके कहने से नहीं, 100 साल से एनजीओ उनको वाली। ट्रेनिंग। हाँ हाँ, एनजीओ की जो ट्रेनिंग है 100 साल की, उसमें यही कहा जाता है कि किसी भी समस्या को स्वीकार मत कीजिए, बात ही खत्म होगी। इस देश के अंदर कोई आदमी समस्या पे बात कर रहा है क्या? सारे के सारे जो आपके भोंपू हैं मीडिया चैनल, वो छत पर खड़े होकर के चीख रहे हैं। अगर उनके पास सच्चाई हो तो मैं और आप भी तो टेबल पे बैठ के बात कर ही रहे हैं ना, हम तो नहीं चीख रहे। उनको चीखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है, उनके पास फैक्ट्स नहीं है,
उनके पास वो डिटेलिंग नहीं है, उनके पास वो कंसर्न नहीं है देश के प्रति। उनके पास एक प्रोपगेंडा है, उनके पास एक स्क्रिप्ट है जो आपके साउथ ब्लॉक से आ जाती है, सुबह से शाम तक आपको बांचनी होती है। सीखने से झूठ सच नहीं हो जाता। आराम से बैठ के भी बात मैं और आप भी कर ही रहे, तमाम सारे साथी कर ही रहे। जो वाजिब सवाल है वो पूछे जाने चाहिए या नहीं पूछे जाने चाहिए। आप तो बात कर रहे हैं कि हमारे बैकयार्ड में आ गया, ये आ गया। आपका अब तक इस पूरे युद्ध के अंदर आपका ठीक कदम कौन सा रहा, जरा वो बता दीजिए एक बार। रुपया 94 पे पहुंच चुका है। जब 58 पे था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, तब प्रधानमंत्री जी क्या करते कहा करते कि रुपया तो आईसीयू में है। किसी चैनल पे, किसी अखबार के फ्रंट पेज पे आपने एक खबर देखी है कि रुपया 94 पैसे से ऊपर चला गया है? और जो आप पहले दिन, जब 20 तारीख 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ था, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये युद्ध 1 महीना चल गया तो रुपया 100 टच कर जाएगा। उस दिशा में चल गया। आज तो 22वां दिन है। तो पूरी की पूरी जो राम प्रकाश की स्थिति है, ये पोमेरियस जो चीख रहे हैं, ये कवर फायर कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये कवर फायर है कि कोई भी सवाल जनता के बीच में उठे ही ना। आप तो आज की बात कर रहे हैं। आज तो केवल एलपीजी का क्राइसिस है, तेल का होने वाला है आने वाले टाइम में। ये तो वो लोग हैं जो हजारों लोग लाइनों में लगे हुए थे नोटबंदी के समय में। 60 लाख लोग कोविड में मर गए, तो भी क्या करे थे, सब चंगा सी। ये तो वही लोग हैं। आप आज भारत की परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि अगर ये युद्ध 10 दिन भी और चलता है, रुपया कहां होगा? एक, भारत की अर्थव्यवस्था कहां होगी? दो, व्यापार घाटा कहां होगा? नंबर तीन, ओवरऑल जो हमारा जो जीडीपी और जितने भी नंबर्स हैं, उनकी क्या परिस्थिति होगी? और आप कहते हैं कि हमारे अर्थशास्त्री साहब, जो अमेरिका रशिया पिछले 4 साल से यूक्रेन युद्ध के कारण आपको रियायती दर पे $50 प्रति बैरल तेल दे रहा था, आज उससे आप $99 प्रति बैरल तेल ले रहे हैं। 98.99 समथिंग ऐसा कुछ, टू पोर्ट जो हमें हमारी बंदरगाह में पड़ता है। ये आपका अर्थशास्त्री हार्डवर्क कहते हैं। मनमोहन सिंह की खिल्ली उड़ाया करते हैं क्या? हार्वर्ड बनाम हार्डवर्क। जो रशिया $50 पे तेल देता था, उसका आप 99 रुपीज ले रहे हैं, और ये देश के हित में है। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने आपकी बाजू मरोड़ करके क्या कहा था कि वहां से तेल आप नहीं लेंगे, ईरान से तेल नहीं लेंगे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वही ट्रंप ईरान के ऊपर जो 40 साल से प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को उसने ढीला करके ईरान को तेल बेचने की परमिशन दे दी। सोचिएगा आप, अब आपने फिर ईरान की तरफ भाग लेंगे। उसी ने आपको चबार से भागने के लिए कहा था, आपने ₹1 का उस पर अलॉटमेंट नहीं किया बजट के अंदर। तो आपकी कौन सी स्वतंत्र विदेश नीति है भाई साहब? किस संप्रभुता की आप बात करते हैं? आपको तो सारी की सारी टर्म्स वहां से डिक्टेट हो रही है। आप यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कोई सर बेशरम आदमी ही आज की तारीख में, जैसे अपने पोमेरियन से, उनके अलावा कोई भी समझदार आदमी इस बात को नहीं कहेगा कि आज भारत की संप्रभुता का क्या हालत कर दिया गया है। ये एक नहीं, आप ट्रेड डील देख लीजिए, टैरिफ पे बातचीत देख लीजिए, सब कुछ तो उसने डिक्टेट किया। आपके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकली। हकीकत है ये। करते रहिए तो जो करना, अब बजाते रहिए टोपी। सर अब जो स्थिति है, एक तरफ अभी आपने जिक्र किया कि 40 साल से लगा हुआ प्रतिबंध अमेरिका ने हटा दिया, दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब वो खर्ग को जो है वो निशाना पहले बना चुके हैं, लेकिन अब वो कब्जे वाली बात कह रहे हैं कि खर्ग को हम कब्जे में लेंगे और खर्ग को कब्जे में लेकर के ईरान पर दबाव बनाएंगे ताकि हार्मोज खुला रहे। ईरान तो कह रहा है हार्मोज बंद ही नहीं है, और ईरान तमाम देशों की जहाजों को जाने भी दे रहा है, लगभग सभी देश। अब तो जापान जो पूरी तरीके से ट्रंप के साथ खड़ा है, उसकी जहाज को भी हार्मुज से जाने दिया ईरान ने। तो हार्मुज बंद कहां है जो खर्ग खर्ग पर कब्जा करने की बात ट्रंप कह रहे हैं? राम प्रकाश जी, मैं आपको बार बार एक बात कहता हूं कि ट्रंप कोई राजनेता नहीं, वो एक रियलिटी शो का एक जोकर है। और जब आप जोकर को चुनोगे तो आपको सर्कस ही देखने को मिलेगा। पिछले 10 दिन से उसकी बयानबाजी देखिए आप। वो 1 तारीख 28 को हमला हुआ था पहला, 1 तारीख से अपनी जीत घोषित कर रहा है, और आज 22वें दिन तक वो 14 बार कम से कम जीत की घोषणा कर चुका है। उसके बाद आपको क्या तो खर्च की जरूरत पड़ी थी, और अभी जब मैं आप बात करूं, उससे 1 घंटा पहले उसका एक और बयान आ गया कि अगर जरूरत पड़ी तो जो ईरान के जो परमाणु की जितनी फैसिलिटीज थी, वहां पर भी कब्जा हम करेंगे। उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? ऊपर से तो आप जो कुछ थे वो कर चुके हो, उसके लिए स्पेशल फोर्सेस भेजनी पड़ेगी। आज ट्रंप की इतनी हिम्मत और औकात है कि वो अमेरिकी सैनिकों को ग्राउंड पे उतार दे या समुद्र में उतार दे, उसकी है इतनी औकात। क्या कहा आईआरजीसी ने? एक बार भेजो तो सही, हम सारे इंतजार कर रहे हैं। मैंने भेजी है सारी स्टोरीज, आप दिखाइएगा। आप सांस आपको आ नहीं रहा। अमेरिका की पूरी जनता आपके खिलाफ खड़ी है। तुलसी गबार्ड ने आपको भरी कांग्रेस के सामने एक्सपोज करके रख दिया। एंटी टेरर का जो आपका नेशनल डायरेक्टर था, वो आपका इस्तीफा दे करके चला गया।
उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम वहां ये कर देंगे, वहां ये कर देंगे। बेसिकली किसको मूर्ख बना रहे हो? वो केवल जो काम कर रहे हैं वो ही इज डांसिंग टू सर्टेन गैलरीज। जो सो कॉल्ड मागा सपोर्टर्स, जो हिंदुस्तान में मोदी के भक्त होते हैं, वो उसी श्रेणी के परजीवी हैं। केवल इज ट्राइंग टू अपीज देम इन ए पर्टिकुलर वे। सवाल ये है कि अगर ट्रंप को 4 दिन पहले उसने क्या कहा था कि हमने सब कुछ जीत लिया, जो ईरान की जितना भी ग्राउंड फोर्सेज थी, एयरफोर्स थी, एयर डिफेंस थी, नेवी थी, सबको खत्म कर दिया। तो फिर मदद किस बात के लिए मांग रहा था? यूरोप को कायर कैसे बता रहा था? ब्रिटेन से परमिशन कैसे मांगी? ब्रिटेन ने परमिशन कैसे दी? कल जापान की प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में बिठा के कैसे जलील किया? पूरे जापान के अंदर अपनी प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरा कितना रोष है, सड़कों पे लोग आ गए। हो सकता है बेचारी को इस्तीफा देना पड़ जाए, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पाई पर्ल हार्बर के बारे में जो उसने टिप्पणी की थी। तो ट्रंप तो रामप्रकाश जी कोई राजनेता नहीं है, वो एक जोकर है। वो बेसिकली पूरी अपने तो उसकी अपनी तो कोई इज्जत है नहीं। उसने अपने सारे सहयोगियों के जिस तरीके से जलील किया है, नाटो जैसे अलायंस को आपने पहली बार देखा कि किस तरीके से छिन भिन हुआ। वो सबने इंडिविजुअली आके ये कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक। और अमेरिका के तमाम सीनेटर क्या कह रहे हैं कि इजराइल की लड़ाई है। एंटी टेरर का जो चीफ था, जो इस्तीफा देके गया है, केंट, उसने कहा कि इजराइल की लड़ाई है, हम क्यों लड़े। वो पहले खुद फौज में रह चुका है अमेरिका की। तो ये सारी परिस्थितियां ट्रंप की सनक का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सनक नहीं है बेसिकली, इसके एक ठोस कारण है, और वो ठोस कारण है एप्स्टीन के कारण उसकी ब्लैकमेलिंग। जिस तरीके से यूएस कांग्रेस के अंदर हियरिंग्स चल रही है लगातार, आपने कल परसों शाम को देखा किस तरीके से पाम बॉन्डी को कितने बुरे तरीके से संसद में ग्रिल किया गया। यूएस कांग्रेस के अंदर जो एप्स्टीन वाला मसला था, जो लड़कियों के साथ जो ज्यादती हुई, और जो अपने क्या नाम है पाम बॉन्डी का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, वो अटॉर्नी जनरल है ट्रंप की, उसका डिपार्टमेंट किस तरीके से फाइलों को छुपा रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है, लंबी चौड़ी बहस हुई, और वो वहां पे हाफती हुई नजर आई। तो बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी राम प्रकाश जी? और उसी का जो है सारे का सारा स्मोक स्क्रीन के तौर पर ये लड़ाई चल रही है आपकी। इसमें कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं। मैं आपको 28 तारीख से एक ही बात कह रहा हूं कि अमेरिका का क्या स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, केवल तबाही के अलावा कोई और हो तो बताइए। और उस तबाही के अंदर इनको क्या मिलेगा? सारे का सारा एजेंडा तो नेतन्याहू का हो रहा है। जिस तरीके का आतंकवादी वो है, उसने हिटलर को पीछे छोड़ दिया है। आप देखिए हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक के नाम पर लेबनान को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। बेरूत कभी कहा वहां का पेरिस कहा जाया करता, आज बेरूत की हालत देख लीजिए आप, एक आतंकवादी के कारण। ईरान के अंदर देख लीजिए आप, गजा के अंदर आप देख लीजिए, लाखों लोग अपनी ही जमीन के ऊपर शरणार्थी की परिस्थिति में है, और ये भाई साहब उसका समर्थन कर रहा है, और आप वाला उसको अपना भाई बताता है। तो दुनिया में ये तीन ही तो हुए, या इसके अलावा भी कोई है? उसमें मानवता कहां जाएगी? मानवीय संवेदनाएं कहां जाएंगी? आपकी विदेश नीति कहां जाएगी? कहां खड़े हो आप ना 3 में हो ना 13 में हो। मोहन भागवत क्या कहता है, कल देखा था आपने, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहता है कि अब तो भारत ही युद्ध समाप्त करा सकता है। दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने कहा आज तक, किसी राजदूत ने कहा? किसी राजदूत की बात कर रहा हूं, नेता की छोड़िए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की छोड़ दीजिए। और किस शर्मनिरपेक्षता के साथ मोहन भागवत कह रहे थे कि भारत ही है जो करा सकता है, इसको कर लीजिए, आप क्या करें। तो इनके आगे सब के मुंह के आगे मैदान है। ये ग्राउंड पे कभी रहे नहीं, मुद्दों की इनको समझ नहीं है। इनको केवल एक काम आता है, धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ लो, बहका लो, फुसला लो, बांट दो। इनकी सियासत सुरक्षित रहे, और यही काम नेतन्याहू कर रहा है, यही काम ट्रंप कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। खलकद्वीप के अंदर आपको लगता है कि ट्रंप की औकात है वहां सेना भेज देगा? हालांकि दे आर ऑन द वे। क्या वो एंटर कर जाएंगे ईरानी वाटर्स के अंदर, आपको लगता है? और लगेंगे तो वो डेथ ट्रैप नहीं है। क्या जवाब देंगे ट्रंप? 13 सैनिक मरे अब तक, उनका जवाब देना तो भारी पड़ रहा है वहां। अगर वहां के अंदर स्पेशल ऑपरेशंस करोगे आप, या हारमुज में घुसने की कोशिश करोगे, क्या परिस्थिति बनेगी अमेरिका की? कभी सोचा है उसने? व्हाइट हाउस में बैठकर लफाजी कर देना और ग्राउंड रियलिटी जाकर के उस पर खड़े होकर लड़ना, दोनों अलग अलग चीजें होती है ना प्रकाश जी। तो सर एक तरफ ट्रंप साहब जो है वो सैंक्शन हटा रहे हैं, दूसरी तरफ खर्ग पर कब्जे की बात कर रहे हैं, उधर ईरान जो है वो हिंद महासागर में घुस जा रहा है। ठीक है, टारगेट एम होना अलग बात है, लेकिन उसने टेस्ट तो कर लिया ना कि हमारी मारक क्षमता वहां तक है, थोड़ा बहुत सुधार कर लेंगे, एम भी कर लेंगे, जो भी है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आईआरजीसी जो है वो सीएनएन को बुला करके दिखा रहा है कि देख भाई हमारे पास क्या क्या जखीरे हैं, जरा दिखा दे इसको, ये अपने यहाँ राष्ट्रपति को जो तमाम बयानबाजी कर रहा है। अरागची बार बार ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो
जबर फर्जी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। ईद के मौके पर जिस तरीके की मैसेजिंग एक बार फिर से हुई है ईरान के अंदर, ये सारी परिस्थितियां क्या कहती हैं? आईआरजीसी की जो मैसेजिंग है सर, वो कितनी जरूरी और कितनी असरकारक देख रहे हैं आप? राम प्रकाश जी, जो नए सुप्रीम लीडर ने आज बयान जारी किया ईद के ऊपर, वो बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। वो क्या कहते हैं कि जो अमेरिका ने, इजराइल ने सोचा था कि एक बार अगर सुप्रीम लीडर को मार देंगे तो पूरा ईरान सड़कों पे आ जाएगा और उसके बाद सारा खेल करना आसान हो जाएगा। उन्होंने स्वीकार किया आज कि मुझे भी इस बात की चिंता थी, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश ने एकजुटता दिखाई है ये जो साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ, वो अद्भुत है। एक तरफ इजराइल में आपको ढूंढे से आदमी सड़क पे नहीं मिलता, दूसरी तरफ ईद के मौके पे ईरान के अंदर ये है ही नहीं कि कहीं युद्ध भी हो रखा है। लोग सड़कों पे वो कर रहे हैं, पूरे का पूरा जश्न मना रहे हैं, खूब मस्जिदों में जा रहे हैं। जिस तरीके से सुप्रीम लीडर का फोटो लेकर के बाहर ईद का मुबारकबाद और सारी चीजें हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ईरान की जनता, अभी तक ईरान जो एज ए देश अपने सर्वाइवल की, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, अब ये बिल्कुल सामने है, जो पिक्चर सामने है, जितने भी चीजें आपके सामने आ रही है, कि पूरी ईरान की जनता ने इसको अपनी लड़ाई मान लिया है और वो हर व्यक्ति उस युद्ध के अंदर अपनी अपनी भूमिका एक खास तरीके से अदा कर रहा है। आपने देखा एक तरीके से अमेरिका जो है वो किस तरीके से वेनेजुएला के अंदर लूट मचा रहा है जाकर के, और यहाँ ईरान की महिलाएं लाइनों में खड़ी होकर के अपने गहने डोनेट कर रही है सरकार को। वो पिक्चर्स देखिए आपने, मैं भेजूंगा, जरा दिखाइएगा दर्शकों को। ईरान की महिलाएं लाइन में खड़ी होकर के, जो हमारे यहाँ एक बार हुई थी परिस्थिति कि सारी महिलाओं ने अपने आभूषण दान किए थे, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो वही काम इस समय ईरान के अंदर हो रहा है। तो एकजुटता देखिए, और अमेरिकियों को भागने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन बड़बोला है, सुबह से शाम तक कुछ बोलना है तो बोलता है। आप देखिए ना, उसने ईरान के उसमें सुप्रीम लीडर ने तो नहीं कहा कि मैं जिंदा हूं। नेतन्याहू तो 4 दिन में 3 बार बता चुका है कि मैं जिंदा हूं। कोई कहता है ये फेक वीडियोज है, कोई डीप फेक बताता है, कोई यही बताता है, कोई कुछ भी बताता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों है? ही इज ट्राइंग टू रीअश्योर। आप सोचिए, ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप, 48 लोग चले गए, सेना, सिविल, मिलिट्री, सब कुछ, सब चले गए। अगर नेतन्याहू को कुछ हो जाए तो इजराइल का क्या होगा? कभी ये देखा आपने? इसलिए उसको बार बार आकर के अपनी जनता को रीअश्योर करना पड़ता है कि नहीं, मैं जिंदा हूं, आई एम वेरी मच अराउंड। यहां परिस्थिति खड़ी है। तो किन के साथ लड़ाई है ये देखना पड़ेगा। ईरान मजबूरी की लड़ाई लड़ रहा है, अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका च्वाइस की लड़ाई लड़ रहे हैं, एजेंडा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपराध की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहीं पर उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। जिस ईरान के बारे में तुलसी गवाड़ ये कह रही है कि उनके पास ना परमाणु क्षमता थी, ना वो हम पर अटैक करना चाह रहे थे, ना उनकी कोई ऐसी योजना थी। तुलसी गवाड़ से बड़ा इंटेलिजेंस में कौन है भाई? उसकी बात भी अगर उसका राष्ट्रपति नहीं मान रहा तो उसको क्या कहिएगा? ये लड़ाई च्वाइस की हुई कि नहीं हुई? तो उसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा नहीं, उसका पहला कारण है एप्स्टीन, अपनी कुर्सी बचाना। और ये कुर्सी केवल वो नहीं बचा रहे, ट्रंप कुर्सी बचा रहे हैं। नवंबर में मिड टर्म चुनाव है सीनेट का, नेतन्याहू का चुनाव 26 अक्टूबर से पहले पहले है। दोनों के लिए सत्ता बचाना किसी भी कीमत पर जरूरी है। जो नैरेटिव वो बनाना चाह रहे हैं वो नैरेटिव नहीं बन पा रहा, ये भी सच है। कभी बता देता है वॉल स्ट्रीट जर्नल, को भी कुछ बता देता है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ बता देता है। वहां तो मीडिया की जिस तरह की परिस्थितियां, वो तो कुछ चीज छुपाते नहीं। वैसी परिस्थिति में जवाब देना पड़ रहा है, जवाब आपके पास है नहीं। आप अभी कह रहे हो युद्ध खत्म करने की सोच रहा हूं, अगले पल कह देते हो कि मैं तो वहां पर अपने नेवी के सारे मरीन्स भेज रहा हूं। अब आपकी कौन सी बात पे भरोसा किया जाए? सवाल तो ये है ना। और वो आदमी सुबह से शाम तक यही करता है, कंफ्यूज करता है, खुद कंफ्यूज है, पूरी दुनिया कंफ्यूज करता है। लेकिन ईरान ने जो उसकी अग्नि परीक्षा ली है, खासतौर पे ये डिएगो गार्सिया के ऊपर देकर के, ये बहुत खतरनाक चीज है। यहां से बेसिकली अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया, तीनों जगह पे ऑपरेशन लॉन्च करता है। लंबी दूरी के बॉम्बर्स यहाँ होते हैं, पनडुब्बियां होती है, और सारे के सारे सर्वेलेंस सिस्टम यहाँ होते हैं। तो अडिग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी जगह है ये जो डिएगो गार्सिया है, सबसे सीक्रेट है, सबसे पावरफुल बेस है। वहां वो अगर उनकी रेंज में आ गया तो आप समझिए अमेरिका की हालत क्या होगी। और जो उनके हमारे जैसे सरपंच बैठे हैं जो अपने यहाँ, वो क्या स्थिति करेंगे, उनकी क्या पोजीशन होगी? आपने 2-3 दिन में एक चीज ऑब्जर्व की है कि भारत ग्रेजुअली इजराइल से हल्का सा दूरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेटेजिक दूरी हल्की सी। कल तक उसको कंधे पे उठाए घूम रहे थे, क्यों? उनको दिख गया कि क्या परिस्थिति आने वाली, पूरे देश को संकट में डाल दिया। बिल्कुल, इजराइल और अमेरिका जीत हार अपनी जगह पे है, लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया को ये दिख रहा है कि अमेरिका किस तरीके से घिर चुका है
और इजराइल ने अमेरिका को कहां ला करके खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू की तमाम चालों में ट्रंप किस तरीके से फंसे हुए हैं, और उस फंसे होने का फ्रस्ट्रेशन ट्रंप बार बार मीडिया के सामने जो है वो निकालते भी रहते हैं। कई बार तो मीडिया के ऊपर ही निकालते हैं, जिस तरीके से एबीसी को कह रहे थे कि आपका तो लाइसेंस ही रद्द हो जाना चाहिए। तो हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, अभी और कितने बुरे होंगे ये देखना बाकी रह गया। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।